गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो कल एक जो यूज़र हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एडिटोरियल से संबंधित जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं, उनका जो कमेंट था, जो प्रतिक्रिया थी, बहुत ही मतलब उम्दा था, एक्सीलेंट था। और उन्होंने ये कहा था कि आप वीडियो बनाते हैं, अच्छा है। यदि आप इसी तरह वीडियो बनाएंगे, एक दिन बनाएंगे, 2 दिन नहीं बनाएंगे, तो अच्छा होगा कि आप ओके ओके सॉरी, ठीक है। इसलिए देखिए, कल का जो था अपलोड नहीं हो पाया, तो आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे मित्रों। और यदि आप चाहते हैं कि डेली वीडियो बने, तो आप तकरीबन अगर 6 या 7 बजे तक अगर एडिटोरियल का जो होता है, अगर यदि आप मुझे भेज देते हैं न्यूज़पेपर, तो सही होगा। कभी कभार क्या होता है, डिले हो जाता है, 9-10 बज जाता है, तो मैं बाहर चला जाता हूँ विद्यालय पे, तो नहीं बन पाता है। तो जीएस स्टडी 94 के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। तो इसे आप सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भेजना है पीडीएफ वगैरह, तो वो जाके मेरे टेलीग्राम, जो खुद जीएस स्टडी 94 के नाम से ही बना है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। वैसे भी मौसम आजकल बहुत अच्छा है। यदि आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, बारिश हो रही है 3-4 दिन से लगातार। यहाँ लिखा, आत्मनिर्भरता में आड़े आती नौकरशाही। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, खुद पे हो, तो वही होता है आत्मनिर्भर। तो कहने का मतलब, आप ऐसा कोई रोज़गार सृजित करिए, ऐसा कोई रोज़गार करिए जिसमें सबसे ज़्यादा निर्भरता आपकी हो, खुद की हो। आप बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। तो ऐसे में तमाम तरह की बातें आ रही कि आत्मनिर्भर जैसे बड़ी योजना में, परियोजना में किस प्रकार से जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, आड़े हाथ आ रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, गहराई से जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में पूरे विश्व बाजार में चीन के प्रति गहरी नाराजगी देखा जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों, आए दिन जिस प्रकार से एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं चाइना जैसे देश के ऊपर, पहले आपने देखा होगा कि तकरीबन सैकड़ों जो है एप्लीकेशंस बैन कर दिए गए हैं भारत के तरफ से। उसके बाद एक तरह से होड़ मच गई कि चाइनीज़ जो एप्लीकेशंस हैं, जो चाइनीज़ उत्पाद हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो निजता है, जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन करते हैं। और देखा देखी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से तमाम देशों ने बैन करना स्टार्ट कर दिया, और उनके उत्पादों को भी अब दरकिनार करके वो कह रहे हैं कि अपने देश का पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, खुद के देश में निर्मित वस्तुओं को दीजिए, यदि आप चाहते हैं चाइना जैसे देश अपने प्रतिद्वंदियों को हराना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन को छोड़ रही हैं, और तमाम देश चीन में बने माल को आयात करने से हिचक रहे हैं। इस स्थिति का लाभ उठाने में हमें थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश का सामना करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, इस कोरोना और तमाम तरह की अन्य जो दबाव बनाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संघ के माध्यम से, तो ऐसे में जो कंपनियां हैं वहाँ से निकल के अन्य देशों की तरफ जा रही हैं। तो दोस्तों, अब हमें एक प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से इन्हें, होता है एक शब्द है लपक। लपक का अर्थात ये होता है कि दोस्तों, जल्दी से किसी चीज़ को पा लेना। तो हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकारों की है, स्थानीय प्रशासन है, शासन है, जो भी कंट्रोल रेगुलेशन है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी वर्टिकल हायरार्की का, उस वो जिम्मेदार है कि कौन सी योजना बनाई जाए, कौन सा झुकाव हो, इंक्लिनेशन हो, जिससे हम आकर्षित कर सकें। अन्यथा दोस्तों, बहुत नुकसान होगा। हमें इन देशों की तुलना में भी सस्ता माल बनाकर आपूर्ति करनी पड़ेगी। बात है, देखिए, कुछ पूर्वी एशियाई देश हैं जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि चाइना जैसे देश के विस्तारवाद नीति की वजह से पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी तरह से
ग्रसित हैं, शोषण के शिकार हो चुके हैं। उनकी दमनकारी नीतियों की वजह से आए दिन जिस प्रकार से वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन होते रहते हैं वो सब चाइना की देन है। तो ऐसे कई पदार्थों, कई प्रोडक्ट्स, कमोडिटी का हमें निर्माण खुद करना पड़ेगा, जिससे हम कई जो देश हैं जो पूरी तरह से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं चाइना जैसे देश से, और वो बायकॉट करना चाहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, तो ऐसे में हमें उभर कर सामने आना पड़ेगा और एक विकल्प के रूप में उनके सामने बनना पड़ेगा। इस दिशा में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक विशाल पैकेज जारी किया, जिसका मुख्य केंद्र ऋण उपलब्ध कराना है। देखिए, एक बीच में भी आपने एक देखा था पैकेज आया था, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, जो एमएसएमई के, जो लघु मध्यम टाइप के जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए निकला था। तो ऐसे तमाम तरह के जो है गवर्नमेंट है सब्सिडी निकाल रही है, रिजर्वेशन है, रियायत है, प्रिविलेज है, जिसके माध्यम से वो बेहतर कर सकें। प्रश्न है कि यदि बाजार में मांग नहीं होगी तो ऋण का क्या अर्थ? ठीक, प्रश्न है कि यदि बाजार में मांग नहीं होगी तो ऋण का क्या अर्थ? सही है। जैसे कि जब डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई ज़ीरो होगी। तो ऐसे में यदि आप ऋण लेते हैं बैंकों से, सरकार से, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप ऋण ले भी लेते हैं, जब आप जिस प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे वो बिकेंगी ही नहीं, तो ऐसे में और भी दबाव आ जाएगा आपके ऊपर। तो पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा। ऋण की सार्थकता तब होती है जब बाजार में मांग हो। यदि उस मांग की आपूर्ति के लिए उद्यमी के पास निवेश करने की क्षमता न हो तो ऋण लेकर निवेश करने की सार्थकता है। लेकिन इस समय बाजार में मांग ही नहीं है। बाजार समेत संपूर्ण विश्व बाजार में तमाम उद्योग कोविड-19 संकट के कारण बंद हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब हमारे देश में, मैं कोरोना के पहले पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद का, आपको याद होगा 2019 के जब स्टार्ट के कुछ दिन पहले ही एक तिमाही जो डिक्लेरेशन आया था, जिसमें पूरी तरह से कहा गया था कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुस्त पड़ रही है। और कुछ लोगों ने कहा था ये तिमाही सुस्ती है, छमाही आते आते सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा कि हमारे देश का जो आर्थिकी है, वो जो रफ्तार है, जो विकास है, वो अच्छा चल रहा है। पर दोस्तों ऐसा नहीं था। एक्चुअल में यही था कि तमाम मतलब बेहतर तरीके से कई योजनाएं न इम्प्लीमेंट करने की वजह से उसका कहीं न कहीं असर हमारी इकोनॉमी में पड़ा। मैं एक चीज़ आपको फिर बता दूं, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें लाखों, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, उसे बदलना, सिस्टम के माध्यम से सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पर दोस्तों, जब फाइनल सबमिशन आया, डिक्लेरेशन, उसमें कहा गया कि 99.9% जो पैसा था, जिसे हम तमाम नामों से जान रहे थे, वो सारा पैसा बैंक में आ गया। और ये जो रिपोर्ट था, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। तो सारी मेहनत खराब हो गई। सबसे ज़्यादा यदि मौतें हुई, सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा कोई समस्या हुई तो गरीबों के लिए हुई, किसानों के लिए हुई, मध्यम लोगों के लिए हुई है। ठीक, तो यही सारी, मतलब बिना सोचे समझे आप अचानक कोई निर्णय लेंगे तो उसके चुनौती के लिए, उससे जो संकट उत्पन्न होने वाला, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इस परिस्थिति में ऋण देना उद्योगों को और अधिक संकट में डालेगा। 10 करोड़ रुपए के ऋण के भार से दिवालिया होने के स्थान पर उद्यमी 15 करोड़ रुपए के ऋण के भार से दिवालिया होंगे। इस नीति का एक विकल्प यह बताया जा रहा है कि सरकार सीधे उपभोक्ताओं को नगद सब्सिडी दे, जिससे बाजार में मांग बने। यह रणनीति इस हद तक सही है कि बाजार में इससे तत्काल मांग बनेगी। लेकिन समस्या यह है कि यदि हमारा बाजार विश्व बाजार से जुड़ा रहा तो इस मांग की आपूर्ति अपने देश के उत्पादन द्वारा ना होकर थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में बने माल से होगी। इसका सीधा सीधा ये है कि दोस्तों, आज ग्लोबलाइजेशन है, आज वैश्वीकरण है। आप देख सकते हैं कि आप अपने माल को अन्य देशों में बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जुड़े रहना भी बहुत 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 लाभकारी है। अन्यथा दोस्तों, हो सकता है कि सारी चीज़ों की खपत हमारे देश में ना हो पाए, पर अन्य देशों में हो जाए, हमें बाज़ार मिल जाए, तलाश मिल जाए। तो इसलिए हमें जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। इससे सरकार के ऊपर ऋण बढ़ जाएगा, क्योंकि
उसे इस रकम को देने के लिए बाजार से ऋण लेना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार के पास आने वाले समय में इस ऋण को अदा करने के लिए रकम उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था लचर हो ही रहेगी। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के प्रोफेसर ए के गुलाटी ने इस पर जोर दिया है कि देश को अपने श्रम की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। विदित हो कि चीन की तुलना में अपने देश में प्रति श्रमिक लगभग आधा माल बनाया जाता है। यदि चीन में एक श्रमिक 10 फुटबॉल बनता है तो अपने देश में 5। ऐसी परिस्थिति में गुलाटी का कहना है कि हमें अपने श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर अपने माल की उत्पादन लागत घटानी चाहिए। आप सीधे सीधे मैं बता दूं, कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना ही महानता है, देश की स्थिति को मजबूत बनाना है। ये चीज़ें में पहली प्राथमिकता रखनी होगी, जो चाइना हमसे आगे है, जिससे हम विश्व बाजार में निर्यात कर सकें। यह बात सही है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि वर्तमान और आने वाले समय में विश्व बाजार में संकट जारी रहने का अंदेशा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि आने वाला समय गरीबों से परिपूर्ण, खतरनाक और अव्यवस्थित होगा। ऐसे में हम अपना माल सस्ता बना लें तो भी उसका निर्यात हम नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रम कानून बदलने होंगे एवं उद्यमियों को आधुनिक मशीन लेनी होगी। इन कार्यों में समय लगेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि 200 करोड़ रुपए से कम के टेंडर अब केवल भारतीय उद्यमी भर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बनाई गई है, पॉलिसी है सरकार के द्वारा कि 200 करोड़ रुपए से कम के टेंडर अब केवल भारतीय उद्यमी भर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे में क्या है, हम भारतीयों को जो पहली प्राथमिकता दी जा रही है सरकार के द्वारा, जो कई सारे हमारे देश में एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अन्यथा दोस्तों 200 बहुत ज़्यादा नहीं होता। यदि ये विदेशी लोगों के लिए भी अगर छूट दी जाती तो विदेश में जानते ही हैं डॉलर चलता है, यूरो चलता है, जो हमारे पैसे से बहुत बड़ा होता है, तो वो हथिया लेते हैं। हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश को, उद्यमियों को नहीं मिल पाता था, जिससे हमारे देश का ही नुकसान होता था। और इसी वजह से दोस्तों पूरी अंतर्राष्ट्रीय, पूरे बाहरी लोग यहाँ पे सारी चीज़ों पे हावी हो गए थे। इसका यही कारण है कि आप अपने लोगों को जब तक प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक स्थिति इन्हीं समस्याओं से घिरी होगी। इसके अलावा सरकार ने चीन के टिकटॉक जैसे तमाम ऐप्स को प्रतिबंधित किया और 100 रक्षा उपकरणों को देश में उत्पादन करने का निर्णय लिया। देश के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गए हैं। हालांकि सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग की कुशलता में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर ना उसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ है जो मैन्युफैक्चरिंग जब आप किसी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उसमें जो कुशलता चाहिए उसमें कोई सुधार नहीं है। पिछले 10 साल 5 साल से जो सारी चीज़ें आ रही वहीं चली आ रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करिए, कुछ नया करिए, तब लोगों तक एक मैसेज पहुंचता है, लोग उसे खरीदने के लिए आगे आते हैं। अन्यथा लोग बोर होने लगते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में जो वृद्धि हुई है वह विशेष परिस्थितियों के कारण लगती है। ऐसी वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था में हो सके, इस पर शंका है। आज भारत के उद्योगों को कच्चा माल उन्हीं दामों पर उपलब्ध है जिस दाम पर चीन के उद्यमियों को। फिर हम चीन की तरह से सस्ता माल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसलिए इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर के अध्यक्ष बी.आर. सिकरी का कहना है कि फार्मा उद्योग द्वारा चीन से कच्चा माल आयात करने का मूल कारण अपने यहाँ उत्पादन लागत का अधिक होना है। इसकी वजह किसी भी स्वीकृति को लेने में लगने वाला लंबा समय, पर्यावरण स्वीकृति में लचीलेपन की कमी, मांगी जमीन, बिजली की ऊंची दर और टैक्स के रिफंड मिलने में ज़्यादा समय आदि है। ये मामले मूलतः हमारी नौकरशाह से जुड़े हुए हैं। किसी स्वीकृति को लेने में लंबा समय का कारण शिथिल नौकरशाही है। स्पष्ट है कि भारत सरकार को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नौकरशाही द्वारा अर्थव्यवस्था में जो अवरोध पैदा किए जा रहे हैं उनसे देश को मुक्त करना होगा। चीन में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन वहाँ का भ्रष्टाचार उद्योगों के विकास में बाधक नहीं। चीन के डेंग सियाओपिंग ने नौकरशाहों को प्रोत्साहन दिया था कि यदि वे अपने क्षेत्र में उद्योग लगवा सकेंगे तो उन्हें पदोन्नति दी जाएगी और उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। अपने देश में भी ऐसा ही कुछ करना होगा और ईमानदार नौकरशाहों को प्रोत्साहित करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह नौकरशाहों का उपभोक्ताओं द्वारा गुप्त मूल्यांकन कराए। जो अकुशल पाए
जहाँ उन्हें सेवानिवृत्त किया जाए। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को नौकरशाही के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर नज़र रखने के लिए जासूस व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए और जासूस स्वयं भ्रष्ट न हो जाएं, इसके लिए उनके ऊपर एक दूसरी निगरानी व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी जगह हावी है। मतलब एक आप अगर मेडिकल का दुकान अगर खोल लें तो आप इतना प्रेशर में आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, मैं महसूस नहीं कर पाऊँगा। बता दें कभी थाने की पुलिस आ जाएगी तो फलाने की पुलिस आ जाएगी, लाइसेंस दिखाओ, फलाना दिखाओ, कहीं ना कहीं से ये कोशिश करेंगे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज आपके पास कम निकले, उसके बाद हम आपसे एक मोटी रकम ऐंठ लें। ये भी आपको पता, कोविड-19 की वजह से तमाम तरह के जो दफ्तर थे पिछले 4-5 महीने से पूरी तरह से कम्प्लीटली शट डाउन थे, बंद थे। अगर चालू भी था तो कोई काम नहीं हो पा रहा था। अगर ऐसे में कोई इच्छुक है, कोई डी फार्मा या बी फार्मा का विद्यार्थी है, यदि वो कंप्लीट कर चुका, सीख चुका, यदि वो अपना खुद का दुकान खोलता है रोज़गार के लिए, तो वो इन्हीं लोगों के हाथों लुट जाता है। आप कभी इस फील्ड में आइए, ऐसे लोगों से पूछिए, तब आपको जानकारी मिलेगी। मनुस्मृति में भी कहा गया कि सरकार के कर्मी मूल रूप से जनता के धन का भक्षण करने वाले होते हैं, अतः राजा उनसे जनता की रक्षा करे। लेकिन अपने देश में अपनी ही सीख को पूरी तरह नकारा जा रहा है। भ्रष्ट नौकरशाही द्वारा वसूली के कारण हमारी उत्पादन लागत ज़्यादा हो रही है, लिहाजा हम चीन और थाईलैंड जैसे देशों से हार रहे हैं। यदि सरकार आत्मनिर्भर भारत के प्रति संकल्पित है तो उसे सर्वप्रथम अपनी नौकरशाही की कुशलता पर ध्यान देना होगा। केवल ऋण बांटकर उद्योगों को ऋण के बोझ से डुबाना नहीं चाहिए। इस नीति से हमारी बैंकिंग व्यवस्था समेत संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर और भारी संकट शीघ्र ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।